हुई है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी फंडामेंटल्स के लेक्चर, जो कि एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्या पढ़ी थी, वोल्टेज करंट के बारे में, कुछ रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ी थी। ठीक है, कितने टाइप के सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमने देखे थे, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, और उसके अलावा भी एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स जो जो अपने आगे यूज होने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर भी आज ही मैं आपको कवर करवा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम आगे ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ये रहेगा अपना पूरा का पूरा पैटर्न। आज ही जाके हमारे शपथ बैच को लाइक कर लो, क्योंकि शपथ बैच हमारा होने वाला है चैनल पे, किसके, जेईई की तैयारी के चैनल पे, एडंकल जेईई की तैयारी पे आपको मिलने वाला है शपथ बैच। तो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जेईई की तैयारी, तो जाके दोनों के दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का नाम मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको रट जाए, क्या है, जेईई की तैयारी। ठीक है, आगे भी अभी भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जेई और एई की, आपको सारा का सारा कंटेंट, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आई एम सॉरी। चलो भाई आगे स्टार्ट करें, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको करवाया है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स हम जानते हैं सीरीज में होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अगर मान लो इस तरीके का कोई रजिस्टर है, एक इधर लगा है बैक टू बैक, यानी कि एंड टू एंड अगर कनेक्शन है तो वो अपना रजिस्टर बनता है सीरीज कनेक्शन का। अगर मान लो इस तरीके से रजिस्टर्स गिवन है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई नोड्स बीच में कनेक्टेड है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, पैरेलल रजिस्टर का। राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आज आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एक ये सर्किट है, तो इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखो सर्किट में देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पे अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कहाँ कहाँ पे अपने पास सीरीज का कॉम्बिनेशन है, कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये 4 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी कितनी गिवन है, 4 ओम गिवन है। अब ये 4 ओम यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ तक। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक ये कनेक्टेड है। यहाँ के बाद अपने पास 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ ये दोनों रेजिस्टर यानी कि 1 ओम और 2 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। किस में कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी कि ये 1 ओम जो है इधर और ये जो है 2 ओम, इस तरीके से अपना कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक रेजिस्टर जो कि 4 ओम का है वो सीरीज में लगा है। क्लियर, ये दोनों किस में, पैरेलल में है, ये किस में है, इसके साथ सीरीज में है। अब ये यहाँ पे आ जाओ, जैसे पैरेलल का कॉम्बिनेशन हटा, एक रेजिस्टर यहाँ पे कंबाइन हो गए, वो इस तरीके से फिर से सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हेयर, यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हम वैल्यूज लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से अपने पास मिलने वाली है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम इस वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पी क्यों लिख रही हूँ, आर पी, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कौन कौन से अपने पास, 1 पैरेलल 2 ओम, क्या है अपने पास, 1 पैरेलल 2 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो 1 पैरेलल 2 कैसे हो जाएगा, जब 1 डिवाइडेड बाय आर पी, इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे हम जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ क्या लिखा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ये सिर्फ रेफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये अपने पास हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, 2 बनेगा, 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 क्या बनेगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। सो देयरफॉर 1 अपॉन पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 बाय 2, और वी कैन राइट पैरेलल रेजिस्टेंस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, दैट इज 2 बाय 3 ओम्स। ये बना क्या, इस वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अब क्या सर्किट मुझे मिलेगा, अब मुझे कुछ इस तरीके से सर्किट मिलने वाला है। यहाँ पे एक या इन दोनों को जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने सॉल्व किया है, ये हो जाएगा क्या, आर पी की वैल्यू जो कि क्या आई है, 2 बाय 3 ओम ये आई है, और ये 4 ओम अपना एज इट इज है फर्स्ट वाला।
अब क्या है, इनको पूरा का पूरा सर्किट को यहाँ पे एक 3 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है अपने पास ए एंड बी का टर्मिनल, जो कि एक क्लोज नेटवर्क होगा, ये ओपन नहीं है, इसको यहाँ पे पिछली जो है सर्किटरी आप यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई। अब क्या है, अब देखो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स हमें किस में दिख रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में, बताओ। सारे के सारे एक ही लाइन से कनेक्टेड है, कोई और नोड बीच में नहीं है, तो यानी कि ये अब कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बन गया अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैलकुलेटर साथ रखो, कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करके देखेंगे। मेरे पास मोबाइल है आज, ठीक है, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर रखो। अगर कैलकुलेटर नहीं रखना चाहते हो तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज है अपने को मिल जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऊपर, चलो। तो ये मिल जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 4 ओम प्लस 2/3 ओम एंड प्लस 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एलसीएम आ गया 3, ठीक है, 4 × 3 दैट इज 12 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 × 3 दैट इज 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 3 और 1 और 1 2, 23/3 आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23/3, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 23 डिवाइडेड बाय 3 आ गया अपने पास 7.66, क्या मिलेगा इधर 7.666 एंड अप टू सो ऑन। तो यानी कि जब भी ये वाली वैल्यू बड़ी होती है तो आगे वाली एक वैल्यू बढ़ जाती है, अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या बन जाएगा, आंसर नंबर सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। कोई भी डाउट हो फटाफट से आप लिख दो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट होल्ड द करंट टू फ्लो इन इट, या फिर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन इट। कौन सा ऐसा मटेरियल जो करंट पास नहीं करने देता, बताओ। पहला ऑप्शन है कंडक्टर, कंडक्टर तो करता ही है, क्यों, क्योंकि मेटल है ना, उसमें क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स है, जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। तो कंडक्टर तो होना चाहिए, ये तो करता है। सेकंड क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। थर्ड है अपना सेमी कंडक्टर, फोर्थ है अपना सुपर कंडक्टर। अब देखो हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स है, कौन कौन से, एक है अपने पास कंडक्टर, यानी कि मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, और तीसरा अपने पास है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। क्लियर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं करंट को, यानी कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो है चार्ज, मेटल्स में क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, दैट मीन्स कि वो क्या है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो भी जो है इलेक्ट्रिक करंट भी वहां पे शो करेगा, तो वो अलाउ करता है करंट को पास करने में। दूसरा क्या है, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो कि करंट को पास नहीं करवाते, ठीक है, डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू, ठीक है। अब जैसे मान लो हम घर में वो स्विच यूज करते हैं, सिरेमिक यूज करते हैं, सिरेमिक के बने हुए होते हैं स्विच, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, जिसके थ्रू जो है पास नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये जो है हम एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम लोग इसको रेफरेंस कर सकते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो है मेटल्स का बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, यानी कि जो भी अपना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता, इसलिए जो है वो कंडक्टर की फॉर्म लेता है। अगर मान लो वही गैप, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर ये वाला जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रुक जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक गया यानी कि नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, करंट को पास करने में अलाउ नहीं करेंगे, राइट। अगला क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप कम होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पूरा का पूरा मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगी किसमें, मॉसफेट और जो भी हमारे पीएन जंक्शन डायोड वाला जो भी सब्जेक्ट आएगा उसमें मैं पूरा का पूरा आपको ये अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। एक है अपने पास सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी या फिर बहुत ही हैवी जो है लोड को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल मान लो क्या हो गया, मरकरी वगैरह हो गया, और भी सारी तरह के जितने भी सुपर कंडक्टर्स है। बेसिकली हम इनको नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इनको एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं करते हैं। दे वर्क्स ऑन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती है तो वहाँ पे हम लोग सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक मटेरियल्स में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कौन से इनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करते? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, what will be the resistance of a lamp rated 220 वोल्ट एंड 200 वॉट? देखो एसएससी का क्वेश्चन है, 2018 में आया वो क्वेश्चन। क्या है इसमें? देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पावर क्या होती है। पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर करंट की फॉर्म दी है तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। सो इन दैट केस वी कैन राइट हेयर पावर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, ठीक है ना। तो बी कितना दिया है? 220 वोल्ट, उसका स्क्वायर हो गया है, और पावर दी है कितनी? 200 वॉट। बस इसको कैलकुलेट कर लो और इसका फटाफट से मेरे को आंसर बता दो, क्या है इसका आंसर? फटाफट से बताओ, मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, आप लोग भी करो। क्या है? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, क्या आ जाएगा? 242। सो पावर विल बी इक्वल्स टू 242, सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 242 ohms, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर? कोई डाउट? चलो फटाफट से चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप फटाफट से कर लोगे। देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि इनके बीच में हमें क्या बतानी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। किस तरीके से होगी? देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो यहाँ तक तो आई है, यहाँ पे ये बी वाली लाइन यहाँ तक आई है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा? ट्राई करो इसको। देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है ये किस में लगी है? हमें डायरेक्ट लगी हुई है। सो दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये दोनों किस में लगी है? ये दोनों भी अपने पास सीरीज में लगी हुई है, ठीक है, सीरीज में लगी हुई है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को पहले सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नोड्स कनेक्टेड है, इसलिए ये दोनों, अगर मान लो मैं इसको R1 मानती हूँ, इसको मैं R2 मानती हूँ, तो दोनों किस में हो जाएंगे? अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में हो जाएंगे? अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे कमेंट में अपना आंसर दो। अगर कोई भी डाउट है आके हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज JEE की तैयारी को ज्वाइन करो। अपने जो भी डाउट्स है वहाँ पे आके आप एडमिन्स को टैग करो, मैसेज करो, डायरेक्ट क्वेरी आपको डायरेक्ट जो भी आपकी क्वेरी है आप लोग डायरेक्टली हम लोगों से कनेक्ट हो जाओगे, राइट? ठीक है भाई, चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये वाला फर्स्ट पॉइंट और ये वाला फर्स्ट पॉइंट, इनके बीच में हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। क्या हो जाएगा? सीरीज पैरेलल, बताओ इनको। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें एक ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें इनका दिख रहा है, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो है इस तरीके से हमें सीरीज में दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो हमें मिलेगी फर्स्ट वैल्यू, लेट्स सपोज दिस इज आवर R1, ये अपना R2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसका जो भी हम पैरेलल करके सॉल्व करेंगे अपना R3 बन जाएगा, और ये वाला जो है अपने पास R4 बन जाएगा, राइट? चलो तो क्या निकालना है हमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन दो निकालने हैं, यानी कि 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/1 फर्स्ट ओम के लिए, 1 ओम के लिए, ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू। सेकंड क्या हो जाएगी? 2 ओम के लिए, एंड 1/3 आ जाएगी 3 ओम के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, 1 into 6 दैट इज 6, 2 into 3 दैट इज 3, एंड 3 into 2 दैट इज 2। 6 3 9 10 11, 11/6 आ गई 1/R2 की वैल्यू। सो देयरफॉर R2 विल बी इक्वल्स टू 6/11, इतना ओम्स आ गया। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? सेकंड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा दिया है? 5 ओम एंड 6 ओम, ठीक है। तो सेकंड वाला निकालो, किसके लिए? R3 के लिए निकालो। 1/5 ओम प्लस 1/6 ओम, क्या हो जाएगा? 5 6 30, एलसीएम ले लो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 5 यानी कि 6 × 5 = 11, 11/30 हो जाएगा। So therefore we can write here the value of R3 is nothing but equals to 30 divided by 11। ये अपने पास आ गई वैल्यू। क्लियर? चलो अब क्या है, अब जो अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये पॉइंट A जो कि कितना है 4 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पे। अब ये वाली जो R2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, R2 की वैल्यू 6/11, तो आ जाएगी 6/11 ओम। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट वाला भी R3 की वैल्यू है, R3 कितना है 30/11, तो ये कितनी हो जाएगी 30/11 ओम हो जाएगी। और लास्ट वाला जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये यहाँ से ये कनेक्टेड है। अब ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा बताओ, ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, ये है अपने पास 7 ओम। क्या आएगी वैल्यू बताओ, ए इधर है बी इधर है, तो यानी कि ऊपर वाले जो 3 रेजिस्टेंसेस थे वो अपने पास सीरीज में आ जाएंगे और वो लास्ट में किस में बन जाएगा पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे ये नोड अपनी कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या है नोड अपनी कनेक्टेड दी हुई है। लास्ट वाले केस में क्या था ध्यान से देखना, लास्ट वाले केस में बस ये इस तरीके से हमें वैल्यूज दी थी, यहाँ पे रजिस्टर था यहाँ पे था और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नोड नहीं थी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा कोई भी नोड नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये नोड है जो कि कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है यानी कि ये कुछ इस तरीके से है और अपना जो फाइनल कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो किस में बन जाएगा पैरेलल में बन जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट से आप लोग भी ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे इसका, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगी भाई, करवाऊंगी जरूर लेकिन। ठीक है चलो इतना बहुत है, होप दिस इज विजिबल राइट। चलो आगे क्या हो जाएगा बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो, क्या बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन इन चारों का 4 + 6/11 + 30/11 राइट, ये बन जाएगा। तो ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन पहले वाले का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा अपने पास 11 11 4 = 44 + 6 + 30, ऐड करो डिवाइड करके इसकी वैल्यू बताओ मुझे सीरीज वाले की, क्या हो जाएगी 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10, 11 12 13 14, सो दिस विल बी 140/11 ओम। चेक कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है क्लियर, आगे चले। अब क्या बनेगी फाइनली RS को हम पैरेलल करेंगे किसके 7 ओम के। ठीक है, क्या करेंगे पैरेलल कर देंगे 7 ओम के, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। अब तो कर ही लोगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, क्या बचेगा फाइनल R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, क्या बनेगा 1 / R इक्विवेलेंट विल बी 1/RS की वैल्यू प्लस 1/7 ओम की वैल्यू, क्या मिल जाएगी 1 / 140/11 और प्लस 1/7। बस इनको आप सॉल्व कर लो और मुझे बताना कमेंट में कि इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B की वैल्यू सॉल्व करके क्या आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी मैसेज मुझे कर दो क्या इसका आंसर रहेगा। राइट, 4 ऑप्शन गिवन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है और तो कुछ नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ और फाइनल वैल्यू बता देना। चलो आगे चलते हैं हम इंडक्टर के बारे में। अब ये इंडक्टर क्या होता है, देखो इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल का काम करता है, कॉइल होती है एक वायर होती है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे क्या है इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो आई कैन से दैट द इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल ऑफ वायर। ठीक है, कॉइल ऑफ वायर जो कि अगर मान लो करंट में कुछ भी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इंडक्टर क्या करता है उसको अपोज करने का काम करता है, यानी कि उस चेंज को आने नहीं देता। लेट्स सपोज कि मैंने जो है 4 एम्पेयर का करंट दे दिया, ठीक है, और 4 एम्पेयर का करंट दे दिया और मैंने वहां पे फिर क्या कर दिया एक इंडक्टर लगा दिया। अब जैसे मैंने वो 10 एम्पेयर का करंट देना चाहे तो वो सडनली जो भी वैल्यू चेंज होती है ना, तो उसको वो रोक देता है कि भाई इतनी फटाफट से आप लोग वैल्यू मत दो, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो ये है जैसे कि हम लेक्चर एकदम धीरे धीरे बढ़िया तरीके से आप लोगों का बेस हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे इसी तरीके से। सो वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट अ कॉइल ऑफ वायर विच अपोजेस एनी चेंज इन करंट
विच फ्लोज थ्रू इट, यानी कि किसी भी वायर में अगर करंट जा रहा है तो वो सडनली अगर वैल्यू को चेंज कर रहा है तो वो करने नहीं देगा, क्योंकि अगर सडन वैल्यू चेंज होती है, करंट हमने एकदम से बढ़ा दिया है, तो हमारे जो सर्किट एलिमेंट्स है वो खराब होने के, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। द इंडक्टर इज ऑल्सो पैसिव एलिमेंट विच डज नॉट रिक्वायर्ड अ पावर सप्लाई। क्या था पैसिव एलिमेंट? जिनको एक्सटर्नली पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट्स। ये कल भी मैंने आपको बताया था सेम लेक्चर में, ठीक है। और बायसिंग फॉर इट्स ऑपरेशन, द इंडक्टर इज अ बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। क्यों है बाई डायरेक्शनल? क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है करंट को अलाउ करता है। अगर करंट मान लो यहाँ से बह रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो भी वो राइट है, अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो भी वो अलाउ करेगा यहाँ पे करंट को फ्लो करना, दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है। हेंस इंडक्टर इज ऑल्सो अ पैसिव एलिमेंट, और इंडक्टर जो है अपना क्या है? बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है, राइट। क्लियर भाई? चलो, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक कॉइल है, ठीक है, देखी होगी छोटी सी, अगर हम आपने नॉर्मली अगर सर्किट या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखे हैं तो, ठीक है। तो क्या होते हैं? इतने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको हम एन से डिनोट करते हैं। इस कॉइल का पूरा जो भी सोलिनॉइड होता है उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ एरिया भी होता है। और यहाँ पे क्या है? कोर मटेरियल लगाया जाता है, मेटेलिक मटेरियल लगाया जाता है इस तरीके से, जिसकी लेंथ जो है एल होती है। और करंट जो है यहाँ से प्लस वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से माइनस है, तो करंट जो है इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। चलो, इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज नोन एज द इंडक्टेंस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रजिस्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर की क्या खास बात है कि वो करंट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो अगर उसे कम करना है करंट, तो वहां पे एक रजिस्टर एलिमेंट लगा दो। इसी तरीके से इंडक्टर की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस बोलते हैं। द इंडक्टर कैन अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रिएटिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, यानी कि वो खुद ही अपने हिसाब से जो है करंट को कंट्रोल करने का काम कर लेता है। अगर मान लो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर एक टाइम पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और एकदम से मैंने करंट बढ़ा दिया 10 एम्पियर का, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे उसी 10 एम्पियर को लेना स्टार्ट कर देगा, ताकि एकदम से हमारा जो सर्किट एलिमेंट है वो फूके नहीं, है ना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए वो क्या करेगा? धीरे धीरे उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। द इंडक्टर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन द डीसी सर्किट, ठीक है। इंडक्टेंस जो है हमारा डीसी सर्किट में काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है? 0 है। और एल जो है यानी कि इंडक्टेंस जो है वो हमारी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे भी। द इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बताया था कि मैग्नेटिज्म का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल रहता है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके बस एक बार आप रिवीजन कर लो। थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आप जाके एक बार पढ़ लो। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आप पढ़ोगे, उसमें आएगा एक लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बताता है? अपोजिट पोलैरिटी बताता है। वो भी जाके एक बार आप बस थ्योरी आप चेक कर लो, ठीक है, थ्योरी आप चेक कर लो, राइट। द इंडक्टर कैनॉट प्रोड्यूस हीट लाइक रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है? हीट हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ाते हैं तो रजिस्टर और ज्यादा हीट अप होना शुरू कर देता है। इसलिए करंट जो है वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा लो हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो है उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो रजिस्टर क्या करता है? बहुत तेजी से फिर करंट को रोकना शुरू कर देता है, राइट, हीटअप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है इंडक्टर कभी भी रजिस्टर की तरह इतनी आसानी से जो है हीटअप नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये आपको मैं कल करवाऊंगी। फटाफट से चलते हैं यहाँ पे, राइट। अब जैसे देखो, एक छोटा सा है इंडक्टर का एक सर्किट है जहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है और एक इंडक्टर की कॉइल ली है। इंडक्टर की कॉइल है तो यानी कि जैसे कि रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती थी रेजिस्टेंस, और उसको मैं आर से डिनोट करती थी, ऐसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, जिसको मैं एल से डिनोट करती हूँ। किससे डिनोट करती हूँ? एल से डिनोट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल देयर इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि करंट जैसे जैसे फ्लो करना शुरू कर देगा वहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, एक तरह की फोर्स जनरेट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है? एक फोर्स जनरेट करते हैं ताकि वो जो चार्ज करियर्स है वो आगे की तरफ पुश होते रहे, और जैसे जैसे चार्ज करियर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, जितनी स्पीड में वो फ्लो करेंगे उतनी तेजी से जो है करंट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। The induced EMF across the coil is directly proportional to the rate of change of current with respect to the time। और जिस हिसाब से जो है वोल्टेज
रहेगी उसी हिसाब से जो है करंट भी पर यूनिट टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो बढ़ना शुरू कर देगा। यानी कि 5 मिनट में अगर 10 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो 10 मिनट में वो कितने एम्पेयर का करंट जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटती है वहां पे क्या आ जाता है अपने पास, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जैसे कि लास्ट क्लास में आया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट क्लास में क्या था, आर के लिए आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए था। तो रो क्या था, बेसिकली रेजिस्टिविटी, जो कि क्या था, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। इसी तरीके से इंडक्टेंस भी एक जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा हमारे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक इंडक्टेंस आ जाएगी। और ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको आप याद रखना, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी ऐसे ही इंडक्टेंस की यूनिट जो है वो हेनरी है। इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एच से हम इसको डिनोट करते हैं। राइट, क्लियर, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझे लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इज गिवन बाय पावर इक्वल्स टू v इंटू आई, यानी कि जितनी वोल्टेज है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ करंट से तो वो मुझे क्या देगी, टोटल पावर देगी। ठीक है, टोटल पावर देगी। तो पावर इज नथिंग बट इक्वल्स टू v इंटू आई। और v क्या है, v अभी जैसे मैंने बताया v इक्वल्स टू l इंटू डी आई अपॉन डी टी, इसकी फॉर्म में था। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू l इंटू डी आई बाय डी टी की फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, i है। ठीक है, i है। और अगर मान लो मैं इसी टर्म को जो है पूरा का पूरा i ही लूँ तो पावर क्या हो जाएगी, पावर l इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ इंटू एल आई का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना ये। राइट, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर। एनर्जी क्या है, एनर्जी को मैं W से डिनोट कर रही हूँ और ये क्या है, दैट इज पावर इंटू डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू डी टी की फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, पावर इक्वल्स टू वी आई इंटू डी टी। और इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं, इन पे बेस में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ ये आप याद रखो कि पावर जो है अपने पास क्या होगी, पावर अपने पास v इंटू आई होगी। ठीक है, और जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, उसी को ही इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग पर यूनिट टाइम में। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ एन इंडक्टर। जैसे हमने रेजिस्टर के लिए पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, इसी तरीके से हम लोग इंडक्टर के लिए भी पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके से था अगर, तो हमारे पास क्या बनता था, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन बनता था। ठीक है, इसी तरीके से जब भी मैं इंडक्टर की बात कर रही हूँ तो इंडक्टर में भी इस तरीके से ये कॉइल्स रहेंगी। क्लियर, इस तरीके से ये कॉइल्स रहेंगी, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंसेज या फिर सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स। क्लियर, कोई डाउट। चलो, तो ये सब लिखा है क्या, L1 L2 एंड L3 लिखा है। तो जब भी मुझे L इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सीरीज के केस में तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 की वैल्यू हो जाएगी एंड हेंस दिस इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। क्लियर, दिस इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। राइट, पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में जैसे कि रेजिस्टेंसेज हमारे इस तरीके से पैरेलल में लगे होते थे, इस तरीके से जो है रेजिस्टेंसेज हमारे पैरेलल में लगे होते थे, तो सेम तरीके से क्या रहेगा, इंडक्टेंस भी हमारे पैरेलल में लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से भी है तो भी ये एक पैरेलल का कॉम्बिनेशन शो करता है यहाँ से। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, चाहे हम इसको इस तरीके से बना लें। ठीक है, 3 ले लो इस तरीके से जैसे हमने रेजिस्टेंसेज में ली थी। तो बेसिकली जो अपने पास पैरेलल का भी फॉर्मूला बनता है इस केस में, रेजिस्टेंस क्या थी, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 था एंड प्लस 1 अपॉन R3 था। इसी तरह इंडक्टर के केस में भी क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 हो जाएगी प्लस 1 अपॉन L2 हो जाएगी एंड प्लस 1 अपॉन L3 हो जाएगी। क्लियर, राइट। चलो, so therefore in parallel combination the equivalent inductance is of the combination is the sum of reciprocal values। क्या है ये, sum of reciprocal values है ना। अगर L1 था तो reciprocal क्या हो गया, 1 upon L1।
क्लियर। चलो आगे देखो, कैपेसिटर की बात अगर हम करें, ठीक है, तो कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखता है। कल भी मैंने बताया था, एक ड्रम की तरह दिखता है हमें, छोटे से ड्रम की तरह। उसके एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अपनी वायर को कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो कैपेसिटर इज एन एलिमेंट विच कैन ऑल्सो स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर इन फॉर्म ऑफ चार्ज। कैसे? मोबाइल सबके पास है, मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो मैंने सुबह अपना मोबाइल जो है 100% चार्ज किया, 100% मैंने चार्जर लगाया, 100% मेरा मोबाइल चार्ज हो गया। उसके बाद मैंने यूज़ किया 2 घंटे, बैटरी कितनी हो जाएगी? 60%, ठीक है। बैटरी हो गई 60%। क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, है ना। यानी कि पहले मैंने 100 किया था, उसको यूज़ किया, फिर से वो क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, 60% पे आ गई। फिर मैंने उसे 5 बजे तक फिर से यूज़ किया, तो फिर क्या हो जाएगी? बैटरी उसकी फिर से डाउन हो जाएगी। लेट्स सपोज कि 15% आ गई, ठीक है ना, 15% आ गई। तो क्या हो रहा है बेसिकली, जितनी भी उसमें पावर थी, एनर्जी थी, वो क्या होगी? धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू कर गई है। फिर जैसे मैंने कनेक्टर लगाया है, कनेक्टर लगाते ही क्या हो गई? मोबाइल की जो चार्जिंग थी वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई। फिर से मैं जब शाम में जब अपना चार्जर लगाऊंगी फ़ोन में, तो वापस से क्या हो जाएगी? मेरी फ़ोन की बैटरी जो है 100% हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का काम करने वाला कौन है? दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? उस पूरे के पूरे चार्जेस को, उस एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इसलिए जो है वो हमारे फ़ोन में जो है 100% हो जाती है, फिर वो धीरे 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है? स्टोर हो गई है, जितनी भी हमने पावर सप्लाई चार्जर के थ्रू दी थी उस मोबाइल को, उसकी बैटरी को, वो जो है वहाँ पे स्टोर हो गई है, ठीक है। जब तक आप यूज़ करोगे तब तक डाउन हो जाएगी, अगर नहीं यूज़ करोगे तो वो उतनी रहेगी, ठीक है। क्लियर। The capacitor is also a passive element and the capacitor is also a bidirectional element। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ से भी आ सकता है, करंट यहाँ से भी आ सकता है, और इसको कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। वोल्टेज और करंट ही इसको ऑपरेट करने के लिए काफी होते हैं। चलो नेक्स्ट इज पावर एब्जॉर्ब। जैसे इसमें बोला है पावर क्या है? दैट इज V इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि I इक्वल्स टू C इंटू dVc/dt, ये इसका जो है कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि करंट एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि करंट पास करेगा तो क्या करेगा? वोल्टेज के थ्रू जो है एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और C यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस। जैसे इंडक्टर और रेजिस्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती थी, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, और ऐसे ही कैपेसिटर की भी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसमें भी जो है पावर इक्वल्स टू VI है और ये वर्क एनर्जी है, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये वाले इसको मैं अभी इसलिए पेंडिंग छोड़ रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को करवाऊंगी। क्वेश्चन इसके जो है बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मैं इसको आपको अच्छे से कराऊंगी। आज हम देख लेते हैं मोस्टली थ्योरी का पार्ट, ठीक है। मोस्टली थ्योरी का पार्ट हम देखते हैं। तो सीरीज कनेक्शन जो है, जैसे रजिस्टर इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन होता था, ऐसे ही कैपेसिटेंस का भी इस तरीके से सीरीज कनेक्शन रहेगा, C1, C2 एंड C3। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा। कैपेसिटर के केस में एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा। जब भी सीरीज कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन विल बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रहेगा अपना क्या? सीरीज के लिए। इसमें क्या होता है? कैपेसिटर में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक मिनट, पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए हैं, ये इस तरीके से अगर लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास मिल जाएगा जस्ट अपोजिट। कैसे? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है अपने पास क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंसीज, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन भी अपने पास आ गया है, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट एंड इक्वल्स टू दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 एंड प्लस 1/C3। क्लियर? कोई भी डाउट? आगे चलें। चलो आगे क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है अभी के अभी, ठीक है। पूरी की पूरी ये जो पीपीटी है ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का नाम है JEE की तैयारी। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, आज ही पूरा का पूरा चैनल आपको मिल जाएगा। सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं पे अपडेट होगा, लेक्चर्स की टाइमिंग, फ्री क्वेश्चंस सारे के सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे।
राइट। चलो, फेराड इज द एसआई यूनिट ऑफ, बताओ किसकी है, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, हेनरी है, रेजिस्टेंस की क्या है, ओम है, ठीक है। रिलेक्टेंस की हम बाद में पढ़ेंगे, ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। अपने पास है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट, दैट इज फेराड। क्लियर, कोई डाउट? चलो भाई आगे चले, नहीं तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, यहीं से ही हम कल शुरुआत करेंगे, ठीक है, अपने लेक्चर की, राइट। अदरवाइज आई विल डू दिस क्वेश्चन, आई विल एक्चुअली हम दोनों ही वी विल डू दिस क्वेश्चन इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। क्वेश्चन की मैं एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊंगी। लेट्स सपोज कि हमने पूरा हफ्ता जो है थ्योरी पढ़ ली है, प्लस कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं, तो उनके साथ ही मैं एक दिन ऐसा रखूंगी जिसमें मैं सिर्फ पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। एक तो लेक्चर हम लोग ऐसा रखेंगे, ठीक है, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी के ही बेस हम लोग क्या करवाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो प्रीवियस ईयर भी होंगे, वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, तो मजा आएगा, ठीक है। चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, जो भी आप बोलोगे, आप लोगों की डिमांड है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है जेईई की तैयारी, बैच का नाम है शपथ बैच। टेलीग्राम पे भी फॉलो करो, यूट्यूब पे भी फॉलो करो, राइट। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट में लिख दो। लेक्चर्स को लाइव करते रहो, क्योंकि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि आप लोग हमारे पूरे के पूरे मेहनत का एक रिस्पॉन्स हमें देते हो, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं।